पॉसिबल नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलना क्या है, इम्पॉसिबल है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब जरा इस पे देखते हैं। देखो इस पे ना क्या है ना कि इसके जो मतलब ये जो चीज बताई है इसको देख के ना लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, पता नहीं इस पे क्वेश्चन कैसा बनता होगा, नहीं बनता होगा। ठीक है, जरा इसको क्वेश्चंस को देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्या है कि इस पोजीशन को बोलते क्या है, तो देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन कोई चांस ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहां कभी मिलेगा, उस पोजीशन को बोलते हैं नोड। ठीक है, दिस प्लेस will be pronounced as नोड। नोड का मतलब क्या हुआ, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कभी भी वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी ऐसी जगह पता है जहां कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो आंख बंद करके तुम उसको क्या बोल सकते हो, नोड बोल सकते हो, चलेगा। और वो जगह कैसी होगी, तो वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 मतलब उस जगह पे क्या होगा, नोड एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? कोई ऐसा जिसको साई स्क्वायर की वैल्यू से समस्या है या नोड से समस्या है तो फटाफट बता दो भैया, हमको तो समस्या है इससे, हमको समझ नहीं आया ये चीज क्या है। साई स्क्वायर बस रट्टा मार के बैठ जाओ, एकदम याद कर लो, एकदम फील एकदम, मतलब इसमें कुछ दिमाग नहीं मारना, बल्कि याद रखना कि साई स्क्वायर 0 मतलब वहां पे नोड, वहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा। डन है। अब जरा बात करते हैं, कहाँ मिलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन भैया कहाँ नहीं मिलेगा ये गारंटी से बोल सकते हैं, कहाँ मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो बिल्कुल से उस ब्लेड की तरह, फैन के ब्लेड की तरह कि उस सर्कल के अंदर में कहीं भी ब्लेड हो सकता है, उसे बाहर तो गारंटी है कि 0 है, उसके अंदर में किसी टाइम पे भी हो सकता है, हो किसी टाइम पे ना हो। ठीक है, तो जरा आप इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो देखो ये जेई का है, वो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, अब जेई ने इस क्वेश्चन को कैसे पूछा, इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ठीक है, बोलता क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, देख के लगता बाप बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन लगता है। ठीक है, 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पता है ये क्वेश्चन महाफर्जी है, इतना बकवास है कि लगेगा, मतलब ये क्वेश्चन था सच में। बोलता क्या है कि एक श्रोडिंगर इक्वेशन दी हुई है हाइड्रोजन एटम के लिए। बहुत लोग तो बोलेंगे सर आप तो इक्वेशन बड़ा सिंपल सा लिखाए थे, तो बड़े गंदे गंदे इक्वेशन दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है ना कि वो एक शॉर्ट फॉर्म था। ठीक है, उसमें सारे साई को इंक्लूड कर लिया था। यहाँ जो साई है ना, इस साई को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ये एक्चुअल इक्वेशंस होती हैं और हर बार ये इक्वेशन बदलते रहती है, तो आप हर बार के लिए पढ़ नहीं सकते इसलिए, और ये कभी आता भी नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा कि बोल देगा साई 2s का बताओ नोड कहाँ होगा, नहीं, आपको इक्वेशन लिख के देगा, ये आपको पढ़ना नहीं है इक्वेशन। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोलता क्या है कि ए नोट जो है ये बोर्स रेडियस है। ठीक है, बोलता क्या है कि इफ रेडियल नोड, अब हमको नहीं पता कि रेडियल नोड क्या होता है, हमको नहीं पता, नोड हमको बस पता है कि नोड क्या है, जहां साई स्क्वायर 0 होगा, इन 2s इज एट आर नोट, आर नोट पे अगर रेडियल नोड एग्जिस्ट करता है, तो बोलता क्या है कि बताइए इस आर नोट की वैल्यू ए नोट के टर्म में क्या होगी। इस आर नोट की वैल्यू, मतलब इस आर नोट की वैल्यू इस ए नोट के टर्म में बताना है कि क्या होगा। कैसे करें इस क्वेश्चन को, देख के तो लगता है बड़ा टफ क्वेश्चन है, कितना भयंकर सा क्वेश्चन है, कितना गंदा इक्वेशन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो लगेगा इससे फर्जी क्वेश्चन दुनिया में कुछ बन नहीं सकता। सोचो देखो, अभी जस्ट बताया, नोड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहां साई स्क्वायर क्या हो जाए, लड्डू। नोड वही एग्जिस्ट करेगा ना जहां साई स्क्वायर क्या हो जाए, लड्डू। मतलब देखो भैया, जहां साई स्क्वायर लड्डू होगा उस जगह के लिए आप आर नोट की वैल्यू निकाल लो। आपको आर नोट की तो वैल्यू पूछा है, बोला है कि भैया आर नोट की वैल्यू बताओ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ ए नोट, ये तो पूछा है, फाइंड आर नोट इन टर्म्स ऑफ ए नोट। मतलब जहां नोड एग्जिस्ट कर रहा है वहां आर नोट की वैल्यू आपको निकालनी है, जहां नोड एग्जिस्ट कर रहा है। नोड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहां साई स्क्वायर 0 होगा। तो पहले एक काम करते हैं, किसी क्वेश्चन को ना हम ऐसे लिखते हैं, साई स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो भैया हम क्या लिखें, साई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन, चलो इतना मैं मेहनत नहीं कर रहा, इसके लिए मैं थोड़ा सा तरीका लगाता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो ये बोलता क्या है कि भैया इस साई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये साई स्क्वायर की वैल्यू यही होगी, साई की वैल्यू अपने को पता है ये थी, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो दोनों साइड स्क्वायर करके लिख दिया। कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है कि भैया हमको तो ये समझ में नहीं आया साई स्क्वायर कैसे लिख दिया, साई की दी थी स्क्वायर कर दिया। अब नोड जहां पे होगा वहां पे इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब नोड जहां होगा
ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एट नोड। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे कि नोड पे कैसे 0 हो गया? कोई बोलना चाहता है कि भैया हमको समझ में नहीं आया ये कैसे 0 हो गया? अब गौर फरमाओ इसको। बोलता क्या है कि ये इक्वेशन 0 हो गया, ये इक्वेशन की वैल्यू 0। देखो दिस इक्वल टू 0 है, ये बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या 1/4 पाई 0 होगा कभी? नहीं। 1/a0, a0 एक कांस्टेंट है, 0 नहीं है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। बोला है यहाँ पे कि a0 एक बोर्स रेडियस है, यहाँ बोला है a0, देखो ध्यान दो, यहाँ बोला हुआ है कि a0 जो है बोर्स रेडियस है, यहाँ गौर फरमाओगे तो दिखेगा कि a0 बोर्स रेडियस, और रेडियस है तो भैया 0 तो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि a0 तो 0 नहीं है। लेकिन e टू द पावर समथिंग, और किसी चीज का पावर कुछ लगाने पे कभी 0 होता है? कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये भी 0 नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे कहानी में जो गंदा सा इक्वेशन दिया उसमें ये कभी 0 नहीं होगा, ये पूरी वैल्यू ये कभी 0 नहीं होगी, और फिर भी ये इक्वेशन 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम ये अगर बोले कि ये जो डब्बे के अंदर लिखा है ये वैल्यू जब 0 होगी, जिस कंडीशन में 0 होगी उसी कंडीशन में इक्वेशन 0 होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन 0 नहीं होगी। तो कौन कौन इसमें अपना रोना चाहता है कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया कि ये 0 होगा तो ही इक्वेशन 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा, ये समझ में नहीं आया। इसको मैं आसान भाषा में एक ऐसे लिख देता हूं। मान लो आपको ऐसे दिया 2 × 3 × 4 × x - 5 = 0। अब हमको पता है कि भैया ये इक्वेशन 0 कब होगी? तभी होगी जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 5 हो जाए। या ऐसे बोलूं इसको आसान भाषा में कि ये पूरा टर्म अगर 0 होगा तो ही इक्वेशन 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि 2 0 है नहीं, 3 0 है नहीं, 4 0 है नहीं, और किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होता है जब उसमें कोई एक 0 आ जाए। तो सेम कहानी की ये पूरा कभी 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला फैक्टर 0 होगा तभी ये पूरी इक्वेशन 0 होगी। कोई ऐसा है जो कहना चाहता भैया हमको समस्या है इसमें समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये होगा कि नोड जहां एग्जिस्ट किया होगा वहां पे ये वैल्यू 0 रही होगी। अच्छा, मतलब 2 - R0/A0 = 0। 2 - R0/A0 = 0। ये जहां 0 होगा वहीं पे नोड होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी 0 नहीं होगा। अमरजीत ध्यान दे भाई, ये कभी 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं होगा, और 0 से ही कोई चीज मल्टीप्लाई होकर 0 बनती है, मतलब पक्का ये 0 रहा होगा। तो इसका मतलब 2 - R0/A0 जो है वो 0 रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया, बस यहाँ R0 की वैल्यू निकालो, इसको इधर पटको और इधर 2 हो गया। तो यहाँ से गौर फरमाओगे तो 2 = क्या लिखोगे? R0/A0। इसका मतलब ये हो गया कि R0 की वैल्यू क्या आ गई? 2A0 आ गई। मतलब R0 जहां पे 2A0 के बराबर होगा, जब भी R0 जो है वो 2A0 के बराबर जब हो जाएगा तो ये इक्वेशन जो है वो 0 बन जाएगी। कैसे? यहाँ 2A0 पुट करके देखो भी तो 2A0/A0, A0 कैंसिल, 2 बचा, 2 - 2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 इंटू पूरा कहानी क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब R की वैल्यू कितनी रखोगे? 2A0 रखोगे तभी ये पूरी कहानी 0 होगी। इसका मतलब नोड कहाँ एग्जिस्ट करेगा भैया? तो नोड एग्जिस्ट करेगा R0 = 2A0 पे। मतलब R0 की वैल्यू जब 2A0 के बराबर होगी तो ही नोड एग्जिस्ट करेगा। A0 के टर्म में आपका वैल्यू आ चुका है, R0 का खेल खत्म हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ये गंदा सा इक्वेशन सॉल्व है। अगर कायदे से सोचोगे ना तो इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर कायदे से सोचते तो बिना पेन उठाए ये सॉल्व हो जाता। अपने को पता, अच्छा ये जो डब्बे के अंदर दिया है इसी को तो 0 करना है, बाकी सब तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, बस डराने के लिए दिया हुआ है ये इक्वेशन। मुझे ये बता दो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये? जिसको इसको खोपड़े में नहीं गया मुझे बता दो कि भैया ये तो समझ में नहीं आया, जादू हो गया, और जनता अभी तक लग रहा है सो रही है। डन है। तो देखो ये जो क्वेश्चन जो बताया ना साई, उस साई पे देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं। लगता है बहुत टफ क्वेश्चन आता है, बहुत टिपिकल चीज है, बट है बहुत ही फर्जी चीज। डन है। चलो एक और इस पे क्वेश्चन पुराना आया हुआ है उसको देखते हैं, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन आते हैं यार इस पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है? देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, कहा गया। हाँ, ये जो है ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको ध्यान रखना। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था कभी एग्जाम में आता नहीं है, बट ध्यान रखना है, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एच इसका तो वैल्यू आपको बताया हुआ ऑलरेडी, दैट इज
डिराक कांस्टेंट h/2 को बोलते हैं h का कटा हुआ सर, ठीक है। तो h/2 होता है ये, ठीक है। तो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आता है, बाय द वे ये कभी एग्जाम में स्कूल वाले में पूछ लेते हैं, बाकी ऐसा कभी कोई काम का नहीं है। ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। चलो देखो क्या है ना, ये जो फ्रेम है, ये फोटो बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। अब इस फोटो में क्या है ना कि इस फोटो में वो सारे लोग हैं ना जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद की हैं, ठीक है। तुम ढूंढोगे जिसमें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। ये फोटो है 1927 फिजिक्स सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की फोटो है। देखो मैं इसमें नाम दिखाता हूँ आपको, कौन कौन भाई साहब है जिनको आप पहचानते हो अभी तक। लैंगम्यूर भविष्य में पहचानोगे, प्लैंक साहब को पहचानते हो, ये फ्रंट रो में है, ये साहब है प्लैंक, ठीक है। उसके बाद है मैडम क्यूरी, ये मैडम क्यूरी हैं, ठीक है। इनको आप अभी नहीं जानते हो, लॉरेंज आप भविष्य में जानोगे। ये आइंस्टीन साहब है, कहाँ गए, ये आइंस्टीन साहब है, ठीक है। लैंगवियर साहब आप तो बाद में देखोगे, सॉरी लैंगविन आप बाद में देखोगे ही। ये आपको कभी नहीं आएंगे, गायज विल्सन और रिचर्डसन आपको नहीं आने वाले। मिडिल रो में देखो ये डेबी साहब हैं, ये भाई साहब डेबी है, ठीक है। आपके काम के कौन है, ब्रैक साहब हैं, ये आपके भविष्य में आने वाले हैं। और डिरैक साहब ये है, किधर गए, चौथे नंबर पे देखो तो कौन है, ये है डिरैक साहब, ठीक है। डिरैक है आपके पास, उसके बाद आपके पास डिब्रोगली है, बोर है, उसके बाद इसमें देखो नीचे देखोगे तो आपको और कौन कौन दिखेगा, श्रोडिंगर है, पॉली है जो अभी जस्ट आने वाले हैं, हाइजनबर्ग जिसको आप पढ़ चुके हो। तो ये जितने लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद की है या जो लोग करने वाले हैं, वो सारे लोग इस फ्रेम में हैं। वो कहते हैं ना कि टू मच इंटेलिजेंस, इस फ्रेम में टू मच इंटेलिजेंस है। बाबू न्यूटन बहुत पुराने साइंटिस्ट हैं, ये उस जनरेशन के हैं जिस जनरेशन में इतने लोग आए हुए थे। मतलब ऐसे साइंटिस्ट इस जनरेशन में जितने आए हुए, वैसा टाइम शायद ही कभी आया है, कभी नहीं आया है हमारे हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं आया है कि एक टाइम पे मतलब ये सारे लोग, ये उसी जनरेशन के सारे लोग जिन लोगों ने सबसे अधिक जिंदगी बर्बाद की हैं। मतलब इतने सारे रिसर्च नहीं करते तो हम आराम से जंगल में झिंगा लाला कर रहे होते। बट बताओ इनके वजह से हमको इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो सिद्धांत बोल रहा है कितने सालों के इतने सारे लोगों के इंटेलिजेंस हम एक साथ पढ़ रहे हैं। सिद्धांत बाबू ये जो लोग के इंटेलिजेंस है ना, उसके पास हम पॉइंट में भी कोई चीज नहीं पढ़ते हैं आइडियली, उसका पॉइंट में भी हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बस उनके कुछ जो चीजें हैं उसको हम पढ़ते हैं, और ये 1927 की और 100 साल बाद हम इसको पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे भेजे में नहीं जाता। सोच लो कि हमारे इंटेलिजेंस किस लेवल का है, कि इनके टाइम में कुछ नहीं हुआ करता था, फिर भी इनका इंटेलिजेंस किस लेवल पे था, और हम कहाँ पे हैं। मीनू बोल रही है इंडियन वाले वेले बैठे होते थे, बिल्कुल यार। इंडिया वाले उस टाइम में तो वेले ही थे, इसलिए वेले थे क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो बेचारे करते क्या, वो अंग्रेज से लड़ लड़ के तबाह थे। और ये लोग अंग्रेज जो है, ये लोग आसमान छू रहे थे उस टाइम में, ठीक है। ये टू मच इंटेलिजेंस, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद की उनको अच्छे से पहचान लो। और भविष्य में आपको आने वाले ये सारे लैंगमियर, क्यूरी, लोरेंज, ये सब आएंगे आपके। चलो ठीक है, ओके, डन है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बकवास कर लिए। ये भी जेई का है हुआ पुराना
नेट का कुछ इशू है तो मैं कैमरा को क्लिक कर दे। चलो, तो बात ये है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुराना था। यही दो क्वेश्चन मेनली आए हुए आपके इस मतलब इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बोलता क्या है कि जहां नोड एग्जिस्ट करेगा वहां इसकी साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। साई स्क्वायर जीरो कब होगा, तो भैया साई स्क्वायर जीरो तब होगा जब ये अंदर वाली जो वैल्यू जो होगी, ऑब्वियस है कौन सा अंदर वाली, तो ये कभी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब जीरो किसको होना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको। तो ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है। दोनों सिग्मा वैल्यू निकालो और सिग्मा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना। सिग्मा की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, सिग्मा की वैल्यू आएगी। देखो गौर फरमाना, देखो यहाँ से क्या होने वाला है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास तीन इक्वेशन, तीन वैल्यूज आने वाली है सिग्मा की। एक तो यहां से आ जाएगा, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू, वो तो सीधे दिख रहा है अपने को। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज आएंगी, टोटल तीन वैल्यूज आ रही है सिग्मा की। वो तीनों वैल्यूज को सिग्मा की डालना, उसके आर की वैल्यू निकालना, सिग्मा की वैल्यू डालना, आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। और जो तीन आर की वैल्यूज आएंगी, उस सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, रुझा जो तीन आर की वैल्यूज आएंगी, उन तीन आर में जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आर वैल्यू होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज को सुनो ध्यान से। आपको करना ये है, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत फर्जी है, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाओगे पढ़ोगे तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू, तीन सिग्मा की वैल्यू आएगी कैसे, ये इक्वल टू जीरो हो सकता है या ये टू जीरो है, कि ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से दो वैल्यू जनरेट होंगी और एक इक्वेशन एक वैल्यू होगा। मतलब सिग्मा के टोटल तीन वैल्यू जाएंगे, सिग्मा के तीन वैल्यू जाएंगे, वन जो भी है, सिग्मा वन, सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री, ये तीन वैल्यू जाएंगी। ये तीनों सिग्मा के वैल्यूज को वन बाय वन करके यहाँ पुट करना इसमें, और सारे सिग्मा के वैल्यू के लिए आर की वैल्यू निकालना, सारे सिग्मा के लिए आर की वैल्यू निकालना। और आर वैल्यू जो सारे सिग्मा के लिए, क्या हो गया यार, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है क्या, अरे बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी आ रहा है सही से, आ रहा है ना, चलो ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। तो सिग्मा की जो तीन वैल्यू जाएंगी, इन तीनों को वन बाय वन यहाँ पुट करना, और तीनों के लिए आर की वैल्यू निकालना। आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन आ जाएगी। तीन सिग्मा के लिए तीन आर आएगा, ठीक है। और ये जो तीन आर आएगा, उन तीन आर को यहाँ पे जो सबसे छोटा आर होगा और जो सबसे बड़ा आर होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से चेक करना सबसे छोटा सबसे बड़ा आर का कौन सा पेयर बनता है, ठीक है। गुड अंजन, वेरी गुड अंजन, सिग्मा की तीन वैल्यूज आई हैं, गुड, वन, सिक्स एंड माइनस टू, वेरी गुड। अब उन तीनों सिग्मा को यहाँ पुट करो बेटा, और आर की वैल्यू निकालो तीन। जो तीन आर की वैल्यूज आएंगी, उसमें जो सबसे छोटा और सबसे जो आर होगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एडवांस का है वो पुराना क्वेश्चन। चलो, ये ग्राफ्स है कुछ, इनको आपको सीधे याद रखना है कि वन एज की सीधे आप याद रखना है, वन एस, टू एस, फोर एस और थ्री एस के ग्राफ कैसे बनते हैं, बस थोड़ा ध्यान रखना। अब ये वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस क्या होते हैं, अब अपन इस पे बात करने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो ये अपना मेन टॉपिक है कि भैया ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका अपन करने वाले हैं। आवाज क्लियर आ रही है अब आवाज क्लियर है ना। क्या हो गया, आवाज अभी भी नहीं आ रहा सही से, लैग हो रहा है।
ओके, सो अब लैगिंग नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट अपन करते हैं आगे कहानी। अब तो नहीं है ना लैगिंग, अब तो नहीं रो रहे हो, अब ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है। सो अब अपन बात करने वाले हैं दैट इज क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स के बारे में। अब देखो गौर से सुनना इस पूरे कहानी को, जो क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल के बारे में बताने वाला हूँ। पहले इस चीज को समझो, ठीक है, समझो इस चीज को, क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स को। देखो, एक मिनट रुक जाओ, बस एक कहानी बताओ, उस कहानी को ध्यान से सुनना। ऑर्बिटल का मतलब, देखो टर्म्स बहुत सारे आने वाले हैं, अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ऑर्बिट का मतलब क्या होता था? ऑर्बिट का मतलब होता था एक न्यूक्लियस के अगल बगल का वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन हमको बाद में पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब उसका पोजीशन भी कोई फिक्स नहीं है, वो कहीं भी रह सकता है, वेवी नेचर दिखाता है। तो हमने बोला कि चलो यार जहां भी वो घूमेगा, जिस भी जगह पे घूमेगा, उस जगह को हम सिंपली ऑर्बिट्स बोलते थे कि वहां ऑर्बिट्स कहलाएंगे। लेकिन एक चीज सोचो, मान लो ऐसा हुआ कि किसी दिन कोई मेरे घर गया, ये एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूँ, मैं फिर से दे रहा हूँ। कोई मेरे घर गया, ठीक है, और पूछा मेरी मम्मी से कि नीलम कहाँ पे है, ठीक है। मेरी मम्मी के पास बहुत तरह के आंसर है देने के लिए। कैसे कैसे आंसर हैं, डिपेंड करता है वो क्या आंसर देंगे। मेरी मम्मी बोली कि नीलम इंडिया में रहता है। क्या गलत बोली क्या? नहीं, सही, इंडिया में रहते हैं। फिर किसी ने बोला कि, फिर मम्मी ने, फिर जो जिसने भी एड्रेस पूछा उसने बोला कि मतलब थोड़ा और, इंडिया में तो बहुत लोग हैं, आप थोड़ा और प्रिसाइज बताइए। तो मम्मी ने कहा यार वो बिहार में रहता है। ये भी सही है, कुछ गलत नहीं है। फिर किसी ने बोला कि वो छपरा में रहता है। ये भी सही है, डन है। पूछा तो मम्मी ने बोला कि भाई छपरा में रहता है। फिर किसी ने बोला कि छपरा में भी बहुत लोग रहते हैं, एग्जैक्टली नीलम कहाँ रहते हैं? तो बताया कि देखो यार, नीलम रहता है गोपेश्वर नगर में। एक जगह है गोपेश्वर नगर में, वो गोपेश्वर नगर में रहता है, या फिर सिंपली अवंती में रहता है, ऐसे मान लो बोल दिया। मान लो अवंती में क्लास ले रहा था और मम्मी ने बोल दिया कि अवंती चले जाओ, अवंती में नीलम मिल जाएगा। मुझे ये बताओ कि जितना भी आंसर मम्मी ने दिया था, क्या उसमें से कोई गलत था? गलत तो कोई नहीं था, गलत तो सभी सभी के सभी सही थे। लेकिन फर्क किस बात का सारे आंसर्स में, कि सारे एक एक स्टेप करने के बाद मोर प्रिसाइज होते गए, मोर परफेक्ट होते गए, ठीक है, परफेक्शन उनका बढ़ते चला गया। अब एक बात बताओ, मम्मी के लिए बार बार बोलना कि इंडिया में है, इंडिया में मान लो बिहार में है, बिहार में जाके छपरा में, छपरा में अवंती में है। अगर मान लो मुझे कोई चीज दिल्ली से यहाँ छपरा मंगानी होती तो मैं क्या बोलता? बार बार मैं ये बोलता कि बिहार में आओ, बिहार में आके फिर छपरा डिस्ट्रिक्ट में आओ, फिर छपरा डिस्ट्रिक्ट से छपरा टाउन में आओ, छपरा टाउन में भी आप इस जगह पे आओ। बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या किया गया ना, कि उसके लिए एक चीज का इस्तेमाल किया गया जो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज पिन कोड। पिन कोड क्या चीज है? पिन कोड वही है ना, कि आपको सीधे एक बड़े, मतलब एक छपरा का एक लोकेशन, छपरा टाउन का लोकेशन के लिए एक पिन कोड है। अगर वो पिन कोड डाल दिया तो वो चीज छपरा टाउन में तो आ ही जाएगी। अब छपरा टाउन में आने के बाद जो भी हो, ठीक है, सिद्धांत बोल रहा है 841301, ठीक है, ये 841301 जो है वो क्या बताता है कि इंडिया में, बिहार में, छपरा में है वो चीज, वहां पहुंचना है। अब छपरा में आने के बाद वो कहाँ, गोपेश्वर नगर आना है, कहाँ आना है, वहां के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? हाउस नंबर या मोहल्ले का नंबर देना पड़ेगा, जो भी थोड़ा बहुत डिटेल्स देना पड़ेगा। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम कहानी है। क्या आप इलेक्ट्रॉन को बोल तो दिए कि फोर्थ ऑर्बिट में है, लेकिन फोर्थ ऑर्बिट में तो भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 10 15 20 25 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह, अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह होंगे तो टकरा के तो मर जाएंगे एक दूसरे से। तो भैया इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी बताने के लिए आपको मोर प्रिसाइज जरूरत पड़ी, मोर प्रिसाइज कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ी, ज्यादा परफेक्ट कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ी, जिससे एग्जैक्टली हम पता कर पाए कि इलेक्ट्रॉन की कहानी कैसी है। और वो इलेक्ट्रॉन का मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म इजाद किया, हम लोगों ने नहीं, बेसिकली साइंटिस्ट ने एक नया टर्म इजाद किया जिसको नाम रखा गया क्वांटम नंबर।
वो क्वांटम नंबर क्या है ना, वो क्वांटम नंबर वही चीज है जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सही तरीके से बताए। अब डन क्या कैसे, तो जैसे पिन कोड है वैसे क्वांटम नंबर है। अब इसमें जो मैंने बोला है ऑर्बिटल क्या चीज है, तो ऑर्बिटल इज लाइक छपरा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल, सेल, सब सेल, ये क्या चीज है, ऐसे समझो। इंडिया एक कंट्री हो गया तो ऑर्बिट एक क्या हो गया ना, ऑर्बिट उसके पैरेलल की चीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा ये कंट्री से पता चल गया, ठीक है। उस कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उसी तरह से एक ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सब ऑर्बिट्स होते हैं जिसको सबसेल बोला जाता है। मैं कहानी बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना, फिर मैं लिखवा के बताऊंगा। कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उसी तरह से एक ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सबसेल होते हैं। अब से ऑर्बिट का नाम हम सेल बोलेंगे, अब ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, सेल बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि एक सेल के अंदर बहुत सारे सबसेल हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। उस सबसेल के अंदर में, उस बहुत सारे स्टेट्स के अंदर बहुत सारे टाउन्स होते हैं। उसी तरीके से उस सबसेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेसिकली ऑर्बिटल क्या हुआ, ऑर्बिट का एक ऑर्बिट बहुत सारे सबसेल्स में टूटा, या सेल जो है वो सबसेल में टूटा। सबसेल जो है वो किस में टूट गया, ऑर्बिटल में टूट गया। तो ऑर्बिटल कुछ नहीं है, ऑर्बिट के अंदर का कोई एक खास पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। यही बताने का तरीका है ऑर्बिटल क्या चीज है, ठीक है। बेसिकली ऐसे बोल लो कि एक ऑर्बिट का एक छोटा सा पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज सिंपली ऑर्बिटल, ठीक है। या ऐसे बोलो कि सेल है, सेल को तोड़ा गया सबसेल में, सबसेल को तोड़ के बना दिया गया ऑर्बिटल। बिल्कुल वैसे जैसे कंट्री को तोड़ के स्टेट और स्टेट को तोड़ के बना दिया गया टाउन। मुझे इतना बता दो, इस पूरे कहानी में कोई चीज जो अभी इतना मतलब जो बिल्कुल लिंक से हट के कहानी बताया, इसमें कोई समस्या है कि कोई चीज समझ में नहीं आई? डन है ये, कि ऑर्बिटल क्या चीज है, सेल क्या चीज है, सबसेल क्या चीज है, या क्वांटम नंबर क्या चीज है। क्वांटम नंबर इज सिंपली एड्रेस बताने का नंबर। अब मान लो जो मैं बार बार बोलता था कि इंडिया में बिहार, बिहार में छपरा, ये इतना लंबा नहीं बोल के बोलूंगा मैं 843 841 301, हाँ 841 301 बोलूंगा, छपरा अपने आप पहुंच जाएगा। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने का एक शॉर्टकट जो नंबर यूज किया जाता है दैट इज क्वांटम नंबर। और सेल, सबसेल, ऑर्बिट्स क्या, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कंट्री, स्टेट और उसके अंदर के टाउन्स है। ये डन है। चलो अब बात करते हैं जरा सा, अब अपन आते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भैया, देखो अब अपने पास ना बेसिकली ऐसे देखोगे, चलो ऐसी कहानी है समझो, ये कंट्री, कंट्री, कंट्री से आ गया स्टेट, और स्टेट से आ गया आपके पास टाउन। अपन टाउन तक ही फोकस रखने वाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास क्या हो गया, सेल, सेल से हो गया सब सेल, और सब सेल से क्या हो गया, ऑर्बिटल, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया कोई भी कंट्री में अगर मुझे इस टाउन में जाना है तो मैं सीधे इसके लिए पिन कोड का इस्तेमाल करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया में बिहार, बिहार में भैया यहाँ जाओ, मैं सीधे बोलूंगा 841 301 डालो, छपरा पहुंच जाओ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं इस ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए भी मैं पिन कोड का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस ऑर्बिटल पे पहुंच जाऊंगा। अब आपको तो छपरा का पिन कोड पता था, किसी ने बोला कि भैया बताइए बक्सर का पिन कोड क्या होगा, किसी ने बोला बताइए आंध्रा का पिन कोड क्या होगा। तो भैया ये सब तो तुम याद रखते नहीं हो, लेकिन इन सबको बनाने के पीछे का एक ट्रिक है। जो सारे जगह के पिन कोड बने हैं, इन पिन कोड को बनाने के पीछे का भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तभी जाके पिन कोड बनता है। तो पिन कोड कैसा है कि इंडिया के मैप में अगर आप ऊपर से इधर गुजरात साइड जाओ, गुजरात से फिर नीचे आओ, नीचे से फिर आप इधर बिहार, यूपी जाते जाओगे, तो इस तरह से पिन कोड घूमता है। कैसे, दिल्ली का पिन कोड 1 से शुरू होता है, फिर इधर जाओगे राजस्थान में तो 3, फिर इधर जाओगे तो कहीं 5, कहीं 7, कहीं कहीं 6, कहीं 7, इस तरह से कहीं 7, कहीं 8, जैसे बिहार का पिन कोड 8 से चलता है। उसका एक ट्रिक है, उसका एक मेथोडोलॉजी है जिससे ये पिन कोड को डिराइव किया गया है, ठीक है। वही कहानी है कि इस ऑर्बिटल का जो पिन कोड है, इसको पिन कोड को डिराइव करने के लिए हमें कुछ नंबर का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हीं नंबर को हमने बोल दिया है कि वो अपने लिए क्वांटम नंबर्स है।
वो क्वांटम नंबर है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस ऑर्बिटल का पिन कोड बेसिकली है क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो अब ये समझने वाले हैं कि भैया क्वांटम नंबर क्या चीज है। मुझे इतना बता दो कि कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि ऑर्बिटल क्या चीज है, या जिसको ये समझ में नहीं आया कि क्वांटम नंबर चीज क्या है। उसका डेरिवेशन हम अपन देखेंगे कि भैया वो क्वांटम नंबर से कैसे पता करेंगे पिन कोड। लेकिन बात ये कि समझ में नहीं आया वो चीज क्या है, तो मुझे बता दो, हमको पता ही नहीं चला ये क्या चीज बताया। डन है। तो अब अपन आते हैं क्वांटम नंबर्स पे कि भैया क्वांटम नंबर क्या चीज है, इसका डेरिवेशन मतलब ये कैसे यूज करता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में। क्वांटम नंबर्स, अब ये क्वांटम नंबर जो है बेसिकली 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, बेसिकली 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये चारों क्वांटम नंबर जैसे ही हम यूज करते हैं तो हम ये बता लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। ये चारों क्वांटम नंबर अपने उसी काम के हैं, ठीक है। तो चारों क्वांटम नंबर का नाम देखते हैं पहले। तो पहला क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, ऐसे समझो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो चीज है जो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस कंट्री में है, इन शॉर्ट ये बताएगा कि किस सेल में है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चल जाएगा कि सेल कौन सा है। इसको तुम पैरेलल लेके चलो, किस सेल में मतलब किस कंट्री में है ये पता चल जाएगा। जैसे इंडिया का अगर इंटरनेशनल कोड देखोगे तो कॉलिंग का कोड क्या होता है +91, उसी तरीके से ये किस कंट्री में है इसका जो सेल नंबर है वो सेल नंबर से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही जैसे इंडिया का कोड होता है +91, तो सेल नंबर मतलब किस सेल में है ये अगर आपको पता करना है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, किस सेल में पता चल जाएगा। फर्स्ट सेल में होगा तो 1 होगा, सेकंड में होगा तो 2 होगा, थर्ड में होगा तो 3 होगा। यही अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या चीज है। तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या चीज है, जो अपने को उस कंट्री का स्टेट बताएगा कि उस कंट्री में किस स्टेट में है, या ऐसे बोल लो कि उस सेल के अंदर में किस सबसेल में है, ये बताएगा अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इससे हमें बेसिकली क्या पता चलता है, सब सेल के बारे में पता चलता है। मैग्नेटिक से क्या पता चलता है, तो उस सब सेल के अंदर में किस ऑर्बिटल में है ये पता चल जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया, बिहार और छपरा। तो हमें ये पता चल जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कि भैया वो किस सब सेल में है तो ठीक है, लेकिन उसमें किस ऑर्बिटल में। तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चलता है ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और स्पिन से क्या मिलेगा, स्पिन से ये पता चलेगा कि भैया छपरा में तो आ गए लेकिन छपरा में किस मोहल्ले में हो। तो भैया वो किस मोहल्ले में हो, इन शॉर्ट स्पिन से ये पता चलेगा कि उस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन जो उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कैसी है उसके बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली ये बताता है अपने को स्पिन के बारे में कि स्पिन, अब ये स्पिन क्या चीज है बाद में देखेंगे, बट अपने को किसके बारे में बताता है, ये स्पिन के बारे में बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, ठीक है। अब हो सकता था ना कि मान लो कि मेरा और आशीष सर का दोनों लोग का एड्रेस मम्मी से पूछा जाता, दोनों लोग की मम्मी से, तो दोनों लोग बोलती है तीन तो एड्रेस सेम ही है। मतलब लोग तो ये बोलने लगता है अच्छा आशीष और नीलम लगता है दोनों सेम ही है। नहीं भैया दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो उसके लिए उनको ये बताना पड़ता है कि यार देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब वहां घर पे जाओगे तो वहां पे या फिर अवंती में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्लासरूम में आशीष पढ़ा रहे होगा, एक क्लासरूम में नीलम पढ़ा रहा होगा। तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन नीलम है कौन आशीष है। तो वही चीज है स्पिन वाली कि सब एड्रेस अगर सेम हो गया तो स्पिन से चेक करो कि भैया स्पिन दोनों का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। सेम हो गया तो मतलब कहानी सेम है। तो ये कहानी है क्वांटम नंबर्स की कि क्वांटम नंबर होता क्या है। अब बात आती है कि भैया ये जो नंबर्स है इन नंबर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि अगर इंडिया में आप बात करोगे तो इंडिया जैसे बिहार का कोड नंबर 8 से स्टार्ट होता है, पिन कोड 8 से स्टार्ट होता है। अगर आप दिल्ली जाओगे तो 1 से स्टार्ट होगा, आंध्रा जाओगे तो 5 से स्टार्ट होगा। तो ये कैसे डिफाइन हुआ, तो यहाँ पे भी अपने को डिफाइन करना पड़ेगा हर ऑर्बिट के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो कोई समस्या ही नहीं है। कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ऑर्बिट नंबर है, तो जो ऑर्बिट नंबर वही उसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1 या सेल नंबर 1 तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, ठीक है। सेल नंबर 2 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, सेल नंबर 3 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3।
इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो बड़ा इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, आलसी लोग हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करने का तरीका है स्मॉल एन से। कहीं स्मॉल एन लिखा है तो समझ लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बोल रहा है, कहीं एल लिखा हुआ है तो समझ लो एजीमुथल, देखो एजीमुथल है तो वो एल यूज करेगा। मैग्नेटिक के लिए दो तरह की चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। बहुत जगह देखोगे तो एम ऐसे लिखेगा, एम एल लिखेगा, और बहुत जगह सिर्फ एम भी लिखेगा, दोनों ही चलता है, या तो एम लिख दे या एम एल लिख दे, दोनों ही चलता है, ठीक है। और स्पिन के लिए या तो एस लिख दे या एम एस लिख दे, या तो एम एस लिख सकता है और सिर्फ एस भी लिखेगा तो चलेगा, ये एम एल लिखे या सिर्फ एम लिखे तो चलेगा। तो ये कहानी आपको डिनोट करने का कि भैया कौन से जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसको पता करने के लिए इन चार क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बात आती है इनकी वैल्यूज पे, जैसे बिहार का पिन कोड जो वो 8 से तो शुरू हुआ था वो ठीक है, लेकिन बक्सर का 83 क्यों हुआ, 83G8, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बात ये आता है कि अब जैसे बिहार में भी आ गए तो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग टाउन्स के पिन कोड क्या है, अलग अलग है। इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स के पिन कोड के लिए स्टार्टिंग नंबर जो था वो अलग अलग था। तो ये कैसे डिफाइंड होता है, तो हर जगह के अपने अपने रूल्स हैं। उसी तरीके से यहाँ भी रूल है यार कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन होगा, मैग्नेटिक कैसे डिफाइन होगा, उसका नंबर क्या होगा। तो बोलते क्या है, इसको ध्यान देना कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना है, इस चीज को ध्यान दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना है उससे एक कम, उससे एक कम तक एजीमुथल क्वांटम नंबर उसमें होगा। क्या मतलब, ऐसे समझो कि मान लो इंडिया एक कंट्री है, इसमें बोला गया कि कितने स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर इंडिया को, जैसे इंडिया के लिए पिन कोड क्या यूज किया जाता है, 9 यूज किया जाता है, मान लो पिन कोड नहीं, वो एसटीडी कोड 9 यूज किया जाता है। तो उस 9 का मतलब यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो 9 का मतलब ये निकलेगा कि उससे एक कम तक उसमें स्टेट्स होंगे। मतलब कितने स्टेट्स होंगे, तो एक ऐसा स्टेट होगा जिसके लिए पिन कोड आप 0 इस्तेमाल कीजिएगा, एक ऐसा होगा जिसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने आप पिन कोड से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ये समझ में नहीं आया कि जादू हो गया, ठीक है, पता नहीं क्या ही ये कहना चाहते हैं, तो जरा इसको गौर फरमाते हैं। मान लो कि इंडिया के लिए जो कोड इस्तेमाल किया गया, इंडिया एक कंट्री है, इसके लिए कोड इस्तेमाल किया गया 9। तो बोला गया कि इसमें जो स्टेट्स होंगे, इन स्टेट्स के लिए क्या क्या कोड इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसमें स्टेट्स होंगे कितने। तो अगर उसका कोड 9 दिया गया था, मतलब इसमें जो स्टेट्स होंगे वो स्टेट्स होंगे, एग्जिस्ट करेंगे टोटल 9 स्टेट, और उनका कोड क्या क्या होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब 0 से लेके 8 तक उसमें कोड, 0 से लेके 8 तक उसमें स्टेट्स होंगे। आसान भाषा में अगर ऐसे में बोलूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो सेल है, जो सेल का नंबर है, इस सेल का जो भी नंबर है उतना ही उसके अंदर में सब सेल एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर सेल नंबर 1 है तो उसमें एक ही सब सेल होगा, मतलब कंट्री 1 है तो उसमें एक ही स्टेट होगा। अगर सेल नंबर 2 है तो उसमें कितने सब सेल एग्जिस्ट करेंगे, 2। सेल नंबर 3 है तो उसमें कितने सब सेल एग्जिस्ट करेंगे, 3। दैट्स ऑल। जितना भी उस जितना भी वो सेल का नंबर होगा उसमें उतने ही सब सेल एग्जिस्ट करेंगे। तो भैया यहाँ नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सब सेल ये कितना होता है, तो बिल्कुल ये उतना ही होता है जितना जो आपका क्या है, एन के बराबर है। नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, एन के बराबर, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बहुत लोग को ये भेजे में नहीं जा रहा होगा, तो जरा गौर फरमाओ यहाँ पे। और ये जो एन सबसेल्स हैं इनका नाम कैसे आएगा या इनकी कोडिंग कैसे की जाएगी, तो इनकी कोडिंग की जाएगी, ये कोड किए जाएंगे कहां से कहां तक, तो इनको कोड किया जाएगा 0 से लेके 0 to n-1 तक। इनको रेंज, बेसिकली कोड नहीं लिखो यहाँ, रेंज लिखते हैं। रेंज जो इनका होगा वो होगा 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके n-1 तक। 0 to n-1। अब ये भेजे में नहीं जा रहा होगा कि ये क्या हो गया, देखो इसको ध्यान दो क्या मतलब है इसका। अगर आपके पास सेल नंबर 2 है, देखो ये एक एटम है, इसमें सेल नंबर 1 हो गया, ये सेल नंबर 2 हो गया। तो बोलता क्या है कि ये n = 1 है, ये n = 2 है।
तो ये जो n इक्वल्स टू 2 है ना, इसमें दो सबसेल एग्जिस्ट करेंगे, इसमें दो सबसेल होंगे। मान लो ये जो दो सबसेल होंगे, उन दो सबसेल को मैं डिवीजन कर देता हूं। मान लो कि एक सबसेल ये होगा इतने दूर का एरिया, और एक सबसेल ये होगा जो इतने दूर का एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो बोला क्या कि जो भी स्टेट है आपके पास, या जो भी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उतने ही उसके अंदर में सबसेल एग्जिस्ट करेंगे। चलो, अगर मान लो कि इसमें थर्ड ऑर्बिट की बात की जाए, तो बताओ इसमें कितने सबसेल होंगे? थर्ड ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे? तो भैया थर्ड ऑर्बिट में 3 होंगे। ठीक है, तो मान लो एक ये हो गया, दूसरा वाला एक ये हो गया सबसेल, और तीसरा वाला मान लो अपने पास एक ये हो गया। तो बोला गया सिंपल कि भैया जो भी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा किसी भी सेल का, उसमें उतने ही सबसेल होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो तो सबसेल होगा इसमें एक ही। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसमें कितने सबसेल होंगे? 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो उसमें सबसेल कितने होंगे? 3 होंगे। मुझे ये बता दो, किसी को इसमें समस्या है तो कि ये समझ में नहीं आया कि सबसेल कितने? माइक ऑफ हो गया। ऑर्बिट नंबर 5 में कितने सबसेल होंगे? माय बैड। ऑर्बिट नंबर 5 में कितने सबसेल होंगे, फटाफट बताओ। गुड सान्या, रिया, तान्या, अंजन, दीक्षा, आनंद, क्या बात है। मतलब जितना भी आपका सेल नंबर होगा उतने ही उसमें सबसेल होंगे। ऑर्बिट नंबर 5 तो सबसेल होंगे 5, ऑर्बिट नंबर 6 तो सबसेल होंगे 6, ऑर्बिट नंबर 7 तो सबसेल होंगे 7। सबसेल का नंबर क्लियर है? चलो, तो मुझे ये पता चल गया कि किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी सेल में सबसेल कितने होंगे, ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। डन है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी कंट्री में कितना स्टेट है ये तो पता चल गया, लेकिन मुझे कोई चीज भेजना था तो मुझे तो पिन कोड चाहिए। मुझे तो पिन कोड चाहिए। टोटल ऑर्बिट कितना होता है? पांचाल ऑर्बिट कितना होता है? इसका कोई लिमिट नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन डालते जाओ। कभी ये बताया क्या कि ऑर्बिट कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं। अभी तक 7 डिस्कवर्ड है, 7 से ऊपर के बारे में बात नहीं करते अपन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 7 से अधिक हो नहीं सकते। ऑर्बिट नंबर सबसेल अलग होता है दीक्षा। सबसेल इज डिफरेंट थिंग, ऑर्बिट इज सेल नंबर। देखो वहां बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, ऑर्बिट नंबर इज सेल नंबर। ठीक है, सेल सबसेल ऑर्बिटल, रट्टा मार जाओ, सेल सबसेल ऑर्बिटल। भाई पीछे भी बताया यार, इसको ध्यान दो, सेल सबसेल ऑर्बिटल, और सेल को ही बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, और सेल नंबर 1 है तो उसमें सबसेल कितने होंगे? सेल नंबर 1 में सबसेल कितने होंगे? सेल नंबर 1 में सबसेल कितने होंगे? चलो, ठीक है, तो सेल नंबर 1 में सबसेल होंगे 1। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो दोनों समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो, सेल ऑर्बिटल्स कितने होंगे या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो ध्यान दो, ml की वैल्यू कितनी होगी, कितने होंगे इसकी वैल्यू हमें रेंज वाली, इसको भी छोड़ रहा हूँ, रेंज वाली चीज को छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ml कितना होगा? तो देखो, इसका होता है 12+1। मतलब अगर आपको ये पता है कि सबसेल कितना है, सबसेल का नंबर पता है, तो उसको डबल करके 1 जोड़ दो तो उसमें वही हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जरा गौर फरमाओ इसको। ठीक है, ये जितना लग रहा है ना कि ये पता नहीं क्या ही है, ये उतना ही फर्जी, उतना ही आसान है। ठीक है,
चलो देखो ध्यान दो, एक बात बताओ, इंडिया में जितने स्टेट्स थे उनका नाम ले लेके कोई सामान भेजोगे कि पिन कोड का इस्तेमाल करोगे? पिन कोड का, पिन कोड का इस्तेमाल करोगे ना। तो हमको ये तो पता चल गया कि इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, लेकिन हमको ये थोड़ी पता है कि उन स्टेट्स के लिए पिन कोड क्या है। हमको ये तो पता अभी भी नहीं है। 8 किसके लिए, फर्स्ट लेटर 8 किसके लिए यूज होगा, फर्स्ट लेटर 5 किसके लिए यूज होगा, ये तो हमको पता नहीं है। तो बोला गया कि भाई साहब मान लो आपके पास ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2 में मुझे ये पता है कि उसमें 2 सब सेल्स हैं, 2 सब सेल्स हैं, ये तो मेरे को पता है। लेकिन बात ये आती है उन दोनों का नाम क्या है। तो उन दोनों का नाम कैसे रखा जाता है, तो देखो उसका नाम ऐसे होता है, पहला सबसेल का नाम होगा 0 और दूसरे वाले का नाम होगा 1। चलो किसने बोला, अच्छा ठीक है, अगर ऑर्बिट नंबर 3 हो गया तो इसमें कितने सबसेल होंगे, उनका नाम बताओ। तो इसमें 3 सबसेल होंगे, इन तीनों का नाम बताइए जरा क्या क्या होगा। तो यहाँ ये देख के तो समझ में आ गया, अच्छा सबसेल का नेमिंग कैसे करना है। ये तो बड़ा आसान काम है नेमिंग करना। कैसे करेंगे सबसेल का नेमिंग, 0 1 2। अगर आपके पास ऑर्बिट नंबर 4 हो गया तो उसमें जो सबसेल्स होंगे उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, तो के 0 1 2 3। मुझे ये बताओ कि ऑर्बिट नंबर 5 अगर हो गया तो जो सबसेल्स होंगे वो कौन कौन से ऑर्बिट, कौन कौन से सबसेल्स होंगे ऑर्बिट नंबर 5 में, 0 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसेल का अगर तुम रेंज देखो तो रेंज कहां से कहां तक है, तो 0 से लेके n-1 तक है। 4 इज लाइक 5 - 1, n-1 तक आया। 3 इज लाइक, इसका रेंज देखो 0 से लेके कहां तक गया, 3 तक। 3 कैसे हुआ, तो 4 - 1 3 हो गया। इसमें गौर फरमाओ, थर्ड वाले में रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके n-1 मतलब 3 - 1 2 तक। तो यही चीज तो भैया यहाँ लिखा था, इसको ध्यान दो। मैंने क्या लिखा है कि जो सबसेल का रेंज होगा वो कहां से कहां होगा, तो 0 से लेके n-1 तक होगा। कोई ऐसा जो इसमें रोना चाहता है कि हमको ये समझ में नहीं आया कि सबसेल कितने होंगे, हमको ये समझ में नहीं आया सबसेल कितने होंगे और उनका नाम क्या होगा, ये हमारे भेजे में नहीं गया। कोई ऐसा कहना चाहता है, डन है। चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ये क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। बोलता क्या है, ध्यान से सुनो। बोलता क्या है कि ऑर्बिट नंबर 1 2 और 3, अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल 1 2 और 3 को मिला के कितने मिलेंगे। 1 2 और 3 को मिला के टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, मुझे फटाफट बता दो कितने होंगे। 1 2 और 3 को मिला के कितने होंगे, 6 होंगे। 1 में 1, 2 में 2 और 3 में 3। चलो 1 2 और 3 को मिला के कितने ऐसे सबसेल्स होंगे जिसका नाम 0 होगा। 1 2 और 3 को मिला के कितने ऐसे सबसेल्स होंगे जिसका नाम 0 होगा, 3 होंगे। पहले वाले में एक ही होगा 0, दूसरे वाले में 0 और 1। इसको देखो ध्यान दो भैया, ये जो टेबल बनाया इस टेबल से ही आपका सारा आंसर मिल जाएगा। ध्यान दो, पहले वाले में सिर्फ 0, दूसरे वाले में 0 1, तीसरे वाले में 0 1 2, चौथे वाले में 0 1 2 3। अच्छा आपने को 1 2 3 ही बोला था ना, तो पहले वाले में एक 0, दूसरे वाले में एक 0, तीसरे वाले में एक 0, मतलब टोटल 0 वाला सबसेल कितने हो गए, 3। अच्छा 1 2 और 3 को मिला के कितने ऐसे सबसेल होंगे जिसका नाम 2 होगा, जिसका नाम 2 होगा, एक। ठीक है, वो सबसेल किस सेल में आएगा, थर्ड वाले में आएगा। 0 1 2 तो सबसेल किस में आएगा, थर्ड वाले में आएगा। चलेगा, मुझे ये बता दो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बताना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच सेट ऑफ सेल एंड सब सेल इज नॉट पॉसिबल। ये कौन सा सेट है सबसेल और सेल का जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक साइड में लिख रहा हूं मैं n और एक साइड में लिख रहा हूं l। मुझे बताना कौन सा पॉसिबल नहीं है। ये 3, ये 2, ये 3, ये 3,
ये 5, ये 0, और ये हो गया अपने पास 4 और ये 0। बोलता है इसमें से कौन सा ऐसा है सेट जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे फटाफट बता दो इसमें से कौन सा सेट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भैया अपने को दिख रहा है कि थर्ड वाले में, थर्ड सेल में तीसरा सब सेल तो नहीं हो सकता है। थर्ड वाले में 3 ही होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये 3 पॉसिबल नहीं है, मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। थर्ड वाले में सेकंड पॉसिबल है, फिफ्थ वाले में 0 भी होगा, फोर्थ वाले में 0 भी होगा, लेकिन थर्ड वाले में थर्ड नहीं होगा। कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है कि हमको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया ये तो। कोई ऐसा है जिसको ये जादू हो गया भैया? डन है, क्लियर है ये? तो ये तो समझ में आ गया कि किसी में सबसेल कितने होंगे, ये तो हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो मैं फटाक से एक टेबल और बना रहा हूँ, मुझे ये बताना कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे फटाफट बताते बताते जाना कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान देना एकदम बिल्कुल। ये गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना, मल्टीपल है, कोई भी सही, बहुत सारे सही गलत, बहुत सारे गलत हो सकते हैं इसमें। इसमें से कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, कौन कौन से सेल सबसेल का सेट पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। सोचो और फटाफट बताओ। क्या बात है, गजब गजब, रिया सही है, सिद्धांत सही है, रेवान सही है, तान्या सही है, अंजन सही है, पांचाल गलत किए हो, ओजस्वी सही है। एक कंडीशन, रुक जाए, एक कंडीशन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, या x जो है ये ग्रेटर देन 1 है, या y जो है ये ग्रेटर देन 3 है। ये कंडीशन मैंने दे दिया है, इसलिए इसको लेकर परेशान नहीं होना। हाँ जी, तो अपने को पता है कि भैया इसमें से कौन कौन से ये पॉसिबल नहीं होगा, 5 में 5 नहीं हो सकता, x में x माइनस 1 बिल्कुल सही है, y में y माइनस 3 तक, अगर 3 से बड़ा है y कोई समस्या नहीं है, पॉसिबल है। 4 में माइनस 1, अच्छा माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। डन है, तो ये अपने पास कहानी हो गई सेल और सबसेल के रिगार्डिंग, कि सेल क्या होगा और सबसेल का नाम क्या होगा। अब बात आती है किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे या कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, उस पे बात करते हैं। तो अब जरा इस पे आते हैं, तीसरे वाले पे। देखो तीसरा वाला क्या बोलता है कि भैया ml कितना होगा, तो 12 प्लस 1 होगा। मतलब क्या हुआ, एल तो पता है, सबसेल का नंबर पता है, उस सबसेल का नंबर डालो, उसमें कितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा या कितना ऑर्बिटल होगा, तो उसको जस्ट डबल करके एक ऐड कर दो। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान दो, मैं इसको आसान भाषा में ऐसे बोल रहा हूँ। 12 प्लस 1 बोला ना अपने को, मान लो कि एल की वैल्यू, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आपको निकालने हैं। बोलता है कि एल की वैल्यू 4 थी, एल की वैल्यू 4 थी, बताओ इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, बताओ इसमें एम एस की वैल्यू, एम एल की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया सोचना ही नहीं, अच्छा 4 है तो 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना, 9। ठीक है, बोला कि अच्छा ठीक है, और ऑर्बिटल कितने होंगे, अगर एल की वैल्यू, ये एग्जांपल नंबर 1 ले लो, एग्जाम्पल नंबर 2, बोलता है कि एल की वैल्यू अगर आपके पास 5 है तो बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एल कितना होगा, सॉरी एम एल कितना होगा इसमें, मुझे फटाफट बता दो कितना होगा। तो भैया 11 होगा, 11 होगा, और क्या, कोई ऐसा जिसको इस ऑर्बिटल में समस्या है? डन है, ऑर्बिटल डन है। चलो अब क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन जो अभी आ रहा है उसको ध्यान से सुनना। बोलता क्या है, कैलकुलेट
टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल नंबर 2। सेल नंबर 2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सोचो और आराम से बताओ मुझे कितने होंगे। सेल नंबर 2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? आराम से सोचो और बताओ कितने होंगे। गलत है सिद्धांत, गलत है वैष्णवी। सेल नंबर 2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? कल्याणी गड़बड़ है, आयुष गड़बड़, आनंद गड़बड़, सब गड़बड़ कर रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो। अंशु गड़बड़, आनंद गड़बड़, वैष्णवी गड़बड़, सब गड़बड़ है। दीक्षा गड़बड़ है। बस हमको तो एक ही चीज बढ़ाया बताया है कि डबल करके ऐड कर दो, हम तो ऐड कर देंगे। अरे देवियों और सज्जनों गौर फरमाओ, यहाँ पे एन की वैल्यू दी है, पहले तो एल की वैल्यू निकालो, एल निकालो पहले एल, और उस एल में होता है आपका ये सेल दिया है, तो सेल से पहले तो सब सेल निकालो, और सब सेल से ना ऑर्बिटल निकालो कि ये सीधे ऑर्बिटल ही निकाल दोगे। हाँ, पहले सब सेल निकालो फिर ऑर्बिटल। सिद्धांत वेरी गुड, सिद्धांत वेरी गुड। तान्या गड़बड़ है अभी भी। देखो ध्यान दो भाई, n की वैल्यू जब 2 थी, यहाँ गौर फरमाओ, n की वैल्यू जब 2 है तो मुझे ये बताओ कि इसमें l कौन कौन सा होगा? तो भैया इसमें l जो होंगे वो 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक l वो होगा जो जिसका नाम 0 होगा, और एक l वो होगा जिसका नाम 1 होगा। अब ये 0 और 1 होंगे, तो अच्छा ये l 0 और 1 है, तो इसमें ml कौन कौन होगा? तो अच्छा 0 वाले में 2l + 1 अब लगाओगे तो 2 × 0, तो 0 और 0 + 1 तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे लगाओ 2 × l + 1 तो 2 × 1 + 1 तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो टोटल ml कितने हो गए? दोनों को ऐड कर दिए तो कितने आ गए? 4 हो गया। मतलब टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 4 होंगे। ये कितनों को समझ में नहीं आया? जादू हो गया। जल्दी बताओ मेरे को, ये तो अपने को समझ में नहीं आया कि जादू हो गया अपने को। तो क्या बता दिया पता नहीं, इस प्लेनेट का तो नहीं लगता ये क्वेश्चन। अब आ गया। चलो अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे। सेल नंबर 3, सेल नंबर 3 में बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सेल नंबर 3 ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसमें? फटाफट बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? आयुष वेरी गुड, तान्या वेरी गुड, अंजन वेरी गुड, ये ओजस्वी वेरी गुड। क्या कर रहे हो यार, कैसे तुक्का मार रहे हो क्या? प्राची वेरी गुड, पांचाल वेरी गुड। ठीक है, तो कितने आ रहे हैं जरा इसको पहले लेंदी मेथड देख लें। तो सेल नंबर 3 में 3 हुए, 0 1 2। 0 वाले में कितने ऑर्बिटल्स? तो एक, इसमें कितना? 3, इसमें कितना? 5, डबल + 1 5, इन सबको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 9। तो 9। अच्छा गौर फरमाओगे तो मैं सीधे ऐसे नहीं बोल दूं, मैं यहाँ ध्यान दो, तो मैं सीधे अगर ऐसे बोलूं इस चीज को, यहाँ देखो तो मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए एक सीधे फॉर्मूला ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ml = अगर आपको ये पता है n की वैल्यू पता है तो मैं सीधे नहीं लिख लूं n², स्क्वायर ऑफ सेल वैष्णवी नॉट सबसेल बेटा, स्क्वायर ऑफ सेल मतलब अगर अपने को सेल पता है सेल नंबर 4 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो भैया 4 का स्क्वायर कर लो। सेल नंबर 3 में कितने होंगे? 3 का स्क्वायर कर लो। सेल नंबर 2 में कितने होंगे? 2 का स्क्वायर कर लो, खेल खत्म हो जाएगा। डन है। कोई ऐसा है जिसको ये समस्या है समझ में नहीं आया? जादू हो गया। डन है। चलो तो भैया ये तो पता चल गया कि ml कितना होगा, तो ml कितना होगा? तो 12 + 1 होगा। ठीक है, ये टोटल mls, टोटल कितने होंगे या टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अब बात आती है इनके नेमिंग पे, या ऐसे बोलो इनके रेंज पे कि इनका रेंज कितना होता है। तो देखो इसका रेंज बोलते हैं अपन -L2 + L। इसका रेंज कहां से कहां होता है? -L2 + L होता है। इसका रेंज होता है -L2 + L। अब जरा इसको समझते हैं -L2 + L का मतलब क्या हुआ। चलो मुझे बोलता क्या है, कहां गया? हाँ,
मुझे बोलता क्या है कि भैया आपको ये तो पता है कि इसमें L इक्वल्स टू 4 अगर है, सबसेल 4 है, तो उसमें 9 ऑर्बिटल होंगे। इन 9 का नाम क्या होगा? तो इन 9 का नाम होगा -L2 + L। चलो जरा इधर देखते हैं नीचे में -L2 + L। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में इधर लिखते हैं। कहाँ गया? तो खाली जगह यहाँ पे, ठीक है। तो देखो रेंज अपन यहाँ पे लिखने वाले, रेंज ऑफ ml। अगर L इक्वल्स टू 0 था तो इसमें ऑर्बिटल कितना था? एक ही था। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा सिंपल, ml का नाम हो जाएगा 0। वो सिंपली क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। अगर L इक्वल्स टू 1 था, L इक्वल्स टू 1 था तो उसमें ml कितने थे? 3 थे। 12 + 1, उन तीनों का नाम क्या होगा? तो भैया उन तीनों का नाम हो जाएगा -1, 0 और 1, मतलब -L2 + L। बीच में एक 0 आ रहा है, ठीक है। चलो L इक्वल्स टू 2 वाले में कौन कौन से होंगे जरा फटाफट बताना। तो भैया -2, -1, 0, 1, 2, 5 होते हैं, 5 है ये, ठीक है। बोला L इक्वल्स टू 3 वाले में कौन कौन से होंगे जरा बताइएगा। L इक्वल्स टू 3 वाले में कौन कौन से होंगे? ml की वैल्यू क्या क्या होगी? तो ml की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सॉरी 3 उड़ा दो, माय बैड, 3 नहीं होगा, चलेगा। तो सॉरी सॉरी 3 होगा। ओ क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ 3 होगा, ठीक है, माय बैड। हाँ ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 7 हो गए। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर L इक्वल्स टू 4 है तो बताओ इसमें कितने, कहां से कहां तक होगा ml की वैल्यू? तो भैया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, चलेगा। तो ये हो गया आपके पास पूरी कहानी क्वांटम नंबर्स की कि भैया क्वांटम नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये सारी कहानी, कितने कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं। बहुत सारा चीज पढ़े हैं लेकिन बहुत ही जरूरी है, और इसके क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल के आसान आते हैं। बस आपको ये थोड़ी बहुत चीजें याद रहनी चाहिए कि किसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, किसकी वैल्यू कितनी होती है, बस इस पे क्वेश्चन आते हैं। एकदम फर्जी फर्जी क्वेश्चन आते हैं, जो पुराने बैच वाले उनसे पूछ सकते हो इसके क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। तो इतना कष्ट कीजिएगा कि इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दिवाली की छुट्टी है आपकी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक्स्ट्रा क्लास जरूर लगवाऊंगा, ठीक है। और आज बहुत मजा आया, क्या बात है। चलो तो मैं दिवाली क्लास, दिवाली मतलब किसी दिन देखता हूँ, ठीक है। अच्छा लास्ट तक इजी हो गया, शुरू शुरू में टफ था। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्वांटम नंबर का नाम सुनते ही याद हो कि तो प्राण ऐसे सूख जाती होगी, पता नहीं क्या है। लेकिन क्वेश्चन देख के लगा कि बिल्कुल बकवास था, ठीक है। प्राची पांचाल मैं भेज रहा हूँ बेटा, अभी इसका पीडीएफ भेज दूंगा, मैं तुरंत भेज दूंगा, थोड़ी देर में, 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर ही भेज दूंगा। और इसको पढ़ो आराम से, दिवाली की छुट्टी है तो बहुत सारी दिवाली की आपको बधाइयाँ। अच्छे से सेलिब्रेट करो दिवाली, पटाखे छोड़ना लेकिन सावधानी से छोड़ना, ठीक है। आइडियलिस्टिक कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ना, छोड़ना बट सावधानी से छोड़ना, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपको दिवाली गिफ्ट दिया जाए, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, लेकिन दिवाली के बाद, ठीक है। तो चलो बहुत सारी बधाई, और थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी मुझे पता है बोलने का कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सबको, बहुत सारा थैंक यू यार। हाँ हाँ, मैं दिवाली सेलिब्रेट कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बाय बाय। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।